बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन डी। विटामिन डी, तो आपने ये समझ लेना है कि जहाँ भी विटामिन डी होगा, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। कौन सा फैट है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो ये फैट सॉल्युबल है। अगर इसकी कमी हो जाए तो उससे एक डिजीज़ होती है। अगर वो बच्चों में है तो उस बच्चों में डिजीज़ होगी रिकेट्स, और अगर जो फीमेल अडल्ट्स हैं तो ऑस्ट्रियो मलेशिया। ये बात समझ आ गई ना? तो हमने कहने इसके सिनोनियम्स क्या हैं? एक तो है कैल्सीफिरोल के नाम से है, अर्गोस्टीरोल के नाम से है, और इसको एंटी रिकेट विटामिन भी कहते हैं। कौन सा? अर्गोस्टीरोल, कैल्सीफिरोल, और क्या कहते हैं? एंटी रिकेट्स फैक्टर, एंटी रिकेट्स विटामिन। ओके, तो ये हम पढ़ लेते हैं। विटामिन डी इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। इट डेफिशिएंसी काज ए रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ओस्टियोमलेशिया इन द एडल्ट्स। ओके, सिनोनियम्स क्या है इसका? कैल्सीफिरोल और अर्गोस्टीरोल कहते हैं। ठीक है, इसका एक तीसरा नाम एंटी रिकेट विटामिन भी कहते हैं। केमिस्ट्री, अब देखिए कहते हैं कि इसके दो सोर्सेज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और ह्यूमन बॉडी खुद भी बनाती है। देखिए बेसिकली ये जितने भी हो इनके अंदर ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो होता है ना मेरे बच्चे, इसे कहते हैं स्टीरॉइड। इसे कहते हैं स्टीरॉइड। अगर किसी स्टीरॉइड में OH लग जाए तो इसे हम स्टीरोल कहते हैं। तो बेसिकली ये स्टीरोल है। ये क्या है? आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये केमिस्ट्री का लफ्ज़ है, स्टीरोल है। अच्छा, विच आर प्रिकसर, और जो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? विटामिन डी में। ओके, ये क्या है? स्टीरोल है, और स्टीरोल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? विटामिन डी में। तो ऐसी चीज़ जो जिसमें कन्वर्ट हो जाए उसको हम प्रिकसर कहते हैं। कोई कहते हैं ना कि प्रिकसर क्या है, तो प्रिकसर स्टीरोल है। तो बेटा देखा गया है कि देयर आर 10, D1, D2, D3, D4 और D10 तक इनके मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है आउट ऑफ दीज टू के जो एंटी रिकेट्स प्रॉपर्टीज रखते हैं वो विटामिन D1, D2 है और विटामिन D3 है। ओके, अब विटामिन D2 अर्गोस्टीरोल से हासिल होता है, और जो दूसरा वो कैल्सीफिरोल कहलाता है। ओके, अब देखिए केमिस्ट्री में देखिए ये अर्गोस्टीरोल है। अर्गोस्टीरोल का सोर्स क्या है? प्लांट्स है। ठीक है, इसके ऊपर जब यूवी लाइट पड़ती है तो ये अर्गो कैल्सीफिरोल बन जाता है। अब देखिए ये कोलेस्ट्रॉल, बस ये लिख देना 7-डिहाइड्रो कैल्सीफिरोल। अब 7-डिहाइड्रोक्सीफिरोल जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पड़ती हैं तो ये बन जाता है कोली कैल्सीफिरोल बन जाता है। ठीक है, अब ये अर्गट से हासिल की गई, और ये ह्यूमन के। अब देखिए D2 क्या है? ये प्लांट ओरिजिन है, और D3 क्या है? ये एनिमल ओरिजिन है। एपिडर्मिस से ये हासिल की गई। ठीक है, ये बेटा अगर इसका हम सोर्स देखें ना तो ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ये ज़्यादातर पाई जाती है कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, और जो जैसे हैं वेल मछली है, कॉड लिवर ऑयल, इनके फिश के लिवर ऑयल में पाया जाता है, इसके लिवर ऑयल में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, कि विटामिन डी के सोर्सेज कौन से हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या कह दिया था कि ये वाटर इनसॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है। तो जब ये फैट सॉल्युबल है तो ऐसी चीज़ें जिनमें मुरक्कन चीज़ें होंगी तो उनमें पाया जाएगा। ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये सबसे ज़्यादा किस में मौजूद होता है? कॉड लिवर ऑयल में। ठीक है, इसके अलावा लिटिल अमाउंट में ये अवेलेबल होता है किस में भला? लीवर, बटर, मिल्क, फिश, फोर्टिफाइड मिल्क में अगर आप मिल्क का एक्सपोजर सनलाइट में कर दें तो भी बढ़ जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर आपकी स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी सनलाइट एक्सपोजर होता है तो वहाँ भी विटामिन डी बन जाता है। तो ये सोर्सेज हैं, ये विटामिन सोर्सेज हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब ये जो विटामिन डी बन चुका है ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ये एक्टिव फॉर्म में
नहीं है, तो ये पहले जाएगा लीवर में, लीवर से जाएगा किडनी में, तो फिर ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि जो फिर इसके जो काम होंगे ना कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने वाले, वो शुरू होंगे। ठीक है, विटामिन डी तो खुराक में था, स्किन में बन चुका है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। तो इसको एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये जाएगा लीवर में। देखिए मेरी स्किन है, सनलाइट पड़ी है, अब ये कैल्शियम वो मेरा विटामिन डी बन गया है, D3 बन गया। ठीक है, अब ये विटामिन D3 कहाँ जाएगा, ये सीधा जाएगा लीवर में। लीवर में क्या होगा, इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी। क्या होगी, हाइड्रोक्सिलेशन होगी। किस पोजीशन पे, 25 पे। तो इसलिए हम उसको कहेंगे 25 हाइड्रोक्सी कैल्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, फिर जाएगा किधर, किडनी में। अच्छा, 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल भी एक्टिव नहीं है, बल्कि लीवर में ये जो स्टोर रहता है, तो ये 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में रहता है। तो ये आपका एमसीक्यू होता है। फिर ये जाता है कहाँ पर, लीवर, किडनी में। किडनी में जाता है तो इसके अंदर एक और हाइड्रोक्सिलेशन होती है एट पोजीशन 1, तो फिर इसको कहते हैं 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो ये एक्टिव फॉर्म में होता है। ये एक्टिव, जितना ये एक्टिव फॉर्म में होगा उतनी कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, उतना कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो हम जरा इसे देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है वेरी फ्यू रिच सोर्सेज आर, कहता है कि मैं कुछ सोर्सेज जिनमें ये अच्छी मकदार में पाया जाता है, कि लीवर ऑफ एनिमल। ठीक है, लीवर ऑफ एनिमल विच फीड फिश। ठीक है ना, ओके, एग, बटर, फोर्टिफाइड मिल्क। विटामिन D3 कंटेंट ऑफ द मिल्क डिपेंड ऑन द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। जो मिल्क में विटामिन डी होता है वो एक्सपोजर होता है कि किसके ऊपर, सनलाइट पे। सनलाइट सूरज की रोशनी में। कहता है विटामिन डी फॉर्म्ड इन द, ये कहता है स्किन में भी बनता है, ऑफ द ह्यूमन बीइंग बाय अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यानी कि सूरज की रोशनी से। अब वो कहता है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3। इसका मतलब है कि विटामिन डी जो ये बना हुआ है, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो विटामिन डी इज नॉट एक्टिव एज सच। अगर विटामिन डी ऐसे है तो ये एक्टिव नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कहता है कैसे, अब इसकी एक्टिवेशन कैसे हो रही है। देखिए, कोलीकैल्सिफेरॉल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑफ द लीवर, लीवर में जाता है। लीवर में ये देखिए, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जी जाल है। इसके ऊपर जाता है, वहां पर इसकी क्या होती है, हाइड्रोक्सिलेशन। किस पोजीशन पे, 25 पे। तो ये क्या बन जाएगा, 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, इसे पहले एक ओज था ना, तो अब इसे डाइओल कहते हैं। फिर किडनी में अब एक पोजीशन, एक पर एक और हाइड्रोक्सिलेशन हुई, तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ये एक्टिव फॉर्म में है। ये जितनी मकदार ज्यादा होगी उतना विटामिन डी का एक्शन ज्यादा होगा। इसका क्या होता है कि कैल्शियम लेवल को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बोन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, तो अब ये देखिए कौन से फैक्टर हैं जो रेगुलेट करते हैं कि विटामिन डी को एक्टिव करने के लिए। ठीक है, तो उनमें से बेटा देखिए, एक है पैराथायराइड हार्मोन। आपको पता नहीं, यहाँ पर जो पैराथायराइड हार्मोन है, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं। किस तरह बढ़ाते हैं, थ्रू द विटामिन के, विटामिन डी को एक्टिव करके। ओके, अगर पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा तो विटामिन डी की एक्टिवेशन भी ज़्यादा होगी और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी और रिमूवल भी कम होगी, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा, फिर दूसरा होता है हाइपोकैल्सीमिया। अगर आपके ब्लड में ऑलरेडी कैल्शियम की कमी है तो अल्लाह के ताला की तरफ से एक निज़ाम है, तो विटामिन डी एक्टिव हो जाएगा और कैल्शियम का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, फिर एक होता है हाइपो, जहाँ कैल्शियम का लफ्ज़ आता है वहाँ पे फास्फेट का लफ्ज़ भी आता है, तो ये हाइपोफास्फेटीमिया। तो इसमें अब फीमेल जो होती है ना, तो इनमें दर्द कम होती है जब आप बिफोर मीनोपास। तो इनके जो एस्ट्रोजिन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है,
तो एस्ट्रोजन, और देखिए जी माँ के पेट में अगर बच्चा है तो उसको कैल्शियम चाहिए, तो जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो विटामिन डी को एक्टिवेट ज़्यादा करते हैं ताकि बच्चे को जो कैल्शियम चाहिए वो उसको मिल जाए। ओके, फिर इसके बाद कहते हैं कि कुछ चीज़ें फिर डिप्रेस भी करते होंगे, वो अपोजिट होगा कि आपकी खुराक में विटामिन डी बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है, हाई वैल्यू ऑफ विटामिन डी। आपके खून में कैल्शियम की मकदार भी ज़्यादा है, फास्फेट की मकदार भी ज़्यादा है। वो कहता है भाईजान ये तो ज़्यादा है, वो कहता है इसको रोक लो। लीवर को कहता कोई ज़रूरत नहीं है एक्टिव होने की, कि पत्थर बनाने हैं अंदर क्या है। तो इसके लिए फिर ये देखिए लिखा हो ना कैल्सीट्राइओल, बेसिकली ये भी विटामिन डी 3 का दूसरा नाम है। तो इसका लेवल भी बढ़ जाए तो फिर भी ऐसा होता है। चलें जी, अब हमने पढ़ना है कि विटामिन डी जो है इसके फंक्शन कैसे होते हैं। एक लफ्ज़ बेटा याद रख लो, जो विटामिन डी है ना इसने कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है। ये 3 तरीक़ों से बढ़ा सकता है। एक, जो हमारी फूड में कैल्शियम होगी वो इंटेस्टाइन में जाएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और बाकी ब्लड में जो कैल्शियम है और वो कहाँ जाती है, किडनी में, किडनी से में कहाँ से जाती है, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन से कहाँ जाएगी, रीनल ट्यूब्यूल में। आप चाहिए तो यही था कि सारा कैल्शियम जो है वो यूरिन से बाहर निकल जाए, लेकिन वहाँ पर ये इसकी रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। और अल्लाह ताला ने हमारा एक होमियोस्टेसिस रखा हुआ है कि कैल्शियम का लेवल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, अगर कम हो रहा है तो बहुत से प्रोसेस होंगे, एक तो अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, एक जो होगी क्या हो जाएगी, किडनी से एक्सक्रीशन भी कम हो जाएगी, और तीसरा जो होगा वो जो बोन्स हैं उनसे मोबिलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, मोबिलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। तो कैल्शियम हमेशा कभी भी अकेला काम नहीं करता, साथ में फास्फेट का होना ज़रूरी है। तो इसलिए विटामिन डी फास्फेट की एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज कर देता है। अब देखिए फिर देखिए क्या कहता है। अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे इंक्रीज होता है, एक होता है लव प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन, प्रोटीन नहीं अपना विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन, उसकी तादाद को बढ़ा देता है। विटामिन डी क्या बढ़ाता है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की तादाद को बढ़ा देता है ताकि कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सके। देखिए विटामिन डी प्रमोट द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। कैसे, बाय इंक्रीज द फॉर्मेशन, वजह बता रहा है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है, उसको क्या करते हैं, देखिए कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है, इसकी तादाद को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन एटीपी इज पंप इन द इंटेस्टाइनल सेल्स में, ये पंप के थ्रू एक्सचेंज होकर निकलती है। अच्छा, फिर फास्फेट अब्जॉर्प्शन, मैंने पहले कहा था कि कैल्शियम का कोई फ़ायदा नहीं जब तक फास्फेट मौजूद ना हो, तो इट इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, इंटेस्टाइन में, याद हो गया। फिर एक होता है सीरम, मैंने क्या कहा था कि ब्लड के कितने से होते हैं, 2, एक सेलुलर और एक नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर में क्या होता है, पानी होता है, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अगर इस नॉन में से अगर हम कह दें ना प्रोटीन निकाल में, तो इसे हम सीरम भी बोलते हैं। तो सीरम लेवल यानी कि ब्लड की बात कर रहा है, ब्लड में सीरम लेवल कब भी टेस्ट करते हैं ना तो उसका सीरम लेते हैं, और सीरम से, सीरम के अंदर ही कैल्शियम होते हैं। ठीक है, सीरम इंक्रीज इंटेस्टाइनल कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जब होगी, और इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट फ्रॉम द रीनल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, रीनल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब देखिए ये नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन की ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये लूप ऑफ फैनले, और ये होती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो इस जगह से अब्जॉर्प्शन जो है ना ये ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब वो कहता है कि जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा
फास्फेट का लेवल भी बढ़ जाएगा, तो आपकी डेफिनेटली बोन्स जो हैं उनकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगी और वो भी मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है एंडोकॉन्ड्रियल ग्रोथ ऑफ बोन्स, एंडोकॉन्ड्रियल ग्रोथ, ठीक है ना, तो वो बढ़ जाती है और जिसकी वजह से हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। ठीक है जी, तो इस तरह ये अपना। अच्छा जी, अब इसका हमने एक और एक्टिविटी देखनी है, वो है पैराथायराइड एक्टिविटी। हम पैराथायराइड यानी कि ये पोस्टीरियर साइड पे नेक के अंदर होते हैं, ठीक है, ये 4 होते हैं और इसका जो हार्मोन होता है उसे पैराथार्मोन कहते हैं या पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देना। अब विटामिन डी क्या करता है? जब वो एक्टिव होता है तो इसकी एक्टिविटी इसको एक्टिवेट कर देता है कि तुम भी अपना काम करो। अब इससे काम क्या करना है? कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है। इसका मतलब अगर ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में तो फिर इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हाइपोकैल्सीमिया है तो फिर इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ये आगे करेगा, ठीक है। और फिर टीथ है कि विटामिन डी जो है ना हेल्प करता है नॉर्मल टीथ फॉर्मेशन। नॉर्मल टीथ भाई सीधे सीधे खूबसूरत दांत होंगे, द विटामिन इज लेकिंग ए मैल फॉर्मेशन, अगर इसकी कमी हो जाए तो दांतों की बनावट ख़राब हो जाती है। ऑफ टीथ सच अगर क्या क्या होता है उसमें केविटी फॉर्मेशन हो जाती है, केविटी फॉर्म बन जाती है ना, फिर उसका एनेमल भी ख़राब हो जाता है, डिफेक्टिव होता है और हाइपरप्लास्टिक हो जाती है। और इसके अलावा ये क्या डिफेक्टिव इन्हांस्ड के एनेमल जो दूसरे डॉक्टर आते हैं वो एनेमल होता है। एंड द डेंटाइन फॉर्मेशन, जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उसमें भी मुश्किल आता है।